देन डेथ। रिटायरमेंट हमारा खत्म हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डेथ ऑफ अ पार्टनर। देखो डेथ ऑफ अ पार्टनर का मतलब क्या है? किसी पार्टनर को भैया जी यमराज आज जी आएंगे और ले जाएंगे साथ। दैट मीन्स एक सर्टेनिटी है हमारे पास डेथ में। कोई भी यश फोन रख दे भाई, 1 घंटा बाद चला लियो, ठीक है। देखो कभी भी किसी पार्टनर की डेथ होती है फर्म में तो क्या हो रहा है, जैसे रिटायरमेंट के अंदर होता है हमारे पास ए बी और सी, 3 पार्टनर्स हैं। तीनों में से एक पार्टनर क्या बोलता है, भैया मुझे फर्म को छोड़ के जाना है। ये रिटायरमेंट में होता है। अब रिटायरमेंट में जब छोड़ के जाने की बात आती है तो यहां पर जो जाने वाला बंदा है वो क्या करता है, अपनी रिटायरमेंट को प्रॉपरली प्लान करेगा। इसीलिए वो क्या डिसीजन लेता है कि भैया या तो मैं साल के आखिरी में छोड़ के जाऊं या तो मैं साल के स्टार्टिंग में छोड़ के चला जाऊं, ताकि जाने जाते टाइम ना कैलकुलेशन करते टाइम बाकी बचे हुए पार्टनर्स को प्रॉब्लम ना हो, ना ही मुझे प्रॉफिट लेने में कोई दिक्कत हो। इसका रीजन सिंपल सा ये होता है कि भाई जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है वो कब बनता है, साल के एंड में। और जो प्रॉफिट वहां निकलेगा वो कौन सा मिलेगा आपको, एक्चुअल प्रॉफिट मिलेगा। कोई एस्टिमेशन वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। तो जितना फर्म एक्चुअल में कमाएगी उसके हिसाब से ही उसको शेयर मिलेगा और जो उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन डेथ के केस में ऐसा नहीं है। डेथ कोई प्लान कर सकता है कि चलो ठीक है आज अच्छा दिन लग रहा है, आज बुला लेते हैं, फोन कर लो आज ले जाओ भाई, बहुत जी लिए, ऐसा तो नहीं है। लेकिन आपकी सहूलियत के लिए 12th क्लास लेवल तक क्या होता है कि आपको जो डेट ऑफ डेथ मिलेगी वो क्या मिलेगी, महीने का स्टार्टिंग या महीने का एंड। बीच में भी डेट मिल सकती है, ऐसा नहीं है कि बीच में डेट नहीं मिलती। 2 डेट होती है आपके पास जो बीच की डेट मिलती है, एक 23 अगस्त के आसपास मिलेगी और एक 12 जून के आसपास की डेट मिलती है, ठीक है। उसका रीजन है, बताऊंगा अभी क्या रीजन है उसका, ठीक है। देखो तो जब भी डेट ऑफ डेथ आपको मिलेगी अकॉर्डिंगली मिलेगी, या फिर महीने का स्टार्टिंग या महीने का एंड मिलेगा। अब इस पूरे चैप्टर में चैप्टर डाला क्यों गया है, रिटायरमेंट से अलग क्यों किया गया है, बिकॉज यहां पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेंगी, जैसे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। तो एक बार सीधे सीधे आते हैं, इस पूरे चैप्टर में कितने टॉपिक्स आपको कवर करने पड़ेंगे। जैसा हम हमेशा करते हैं कि कितनी चीजें आपको इसमें पढ़नी पड़ेंगी। तो देखो सबसे पहली चीज जो आपको इसमें पढ़नी है वो क्या पढ़नी है, टॉपिक्स टू बी कवर्ड में, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो एक बात बताओ, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने का क्या कोई अलग तरीका हो सकता है जो रिटायरमेंट हमने नहीं पढ़ा? बिल्कुल सेम है, डिट्टो फालतू में डाल रखा है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। सेम ही है एकदम जो आपने रिटायरमेंट में पढ़ के आए हो, बिल्कुल सेम। लैंग्वेज को पढ़ो तरीके से, जो पार्टनर छोड़ के चला गया उसे हटाओ बीच में से, और उसका शेयर अगर कोई पार्टनर ले रहा है एक पर्टिकुलर डाटा के अकॉर्डिंग वो डालो निकाल लो, ठीक है। दूसरा, अब ये जो इंपॉर्टेंट टास्क है वो ये है, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर रिटायरिंग पार्टनर, वो फॉर डिजीज पार्टनर। अब डेथ वाले पार्टनर को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, डिजीज पार्टनर बोलते हैं, जो पार्टनर चला गया। तो भैया जो पार्टनर छोड़ के गया उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा अलग से। अब उसका तरीका है निकालने का, अलग अलग मेथड आपको दे रखे हैं। 2 मेथड हमारे पास इसमें अवेलेबल है। पहला जो मेथड हमारे पास है वो है टाइम बेसिस। हम टाइम को बेस मानते हुए प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे और एक अमाउंट निकालेंगे एस्टिमेशन के बेसिस पे कि भैया ये प्रॉफिट है 6 महीने का, 4 महीने का, जितना भी टाइम उसने हमारे साथ काम किया उसके हिसाब से। एक मेथड ये बनेगा आपका, और एक मेथड हमारे पास उसे बोलते हैं सेल्स बेसिस। भैया सेल्स को बेस मानते हुए प्रॉफिट निकाल लेंगे और कैलकुलेशन करके निकाल के दे देंगे। ये टॉपिक इस चैप्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है, क्योंकि यहां से इस क्वेश्चन में जो एग्जाम में टॉपिक मिलता है, 1 नंबर का क्वेश्चन भी आता है, 3 नंबर का क्वेश्चन भी आता है। बड़े क्वेश्चन का पार्ट भी ये बन सकता है। तो बड़े क्वेश्चन के पार्ट में अगर ये टॉपिक आ गया तो क्वेश्चन जो बड़ा वाला बनेगा 6 नंबर का वो आसान बनता है, क्योंकि थोड़ा सा हैवी है, बट इतना भी हैवी नहीं है। बेसिक बेसिक चीजें आपको ध्यान रखनी है और हो जाएगा टॉपिक ये वाला भी, ठीक है। इसके अलावा जो टॉपिक आपको पढ़ना है दैट इज कैलकुलेशन ऑफ गुडविल फॉर डिजीज पार्टनर। जो पार्टनर छोड़ के गया उसके लिए हम क्या करेंगे, डिजीज पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे। अब गुडविल निकालने का ना ऐसा कोई स्पेसिफिक कोई नया तरीका नहीं है, डिजीज, ठीक है, DECEASED, डिजीज पार्टनर, ठीक है। तो जो भी पार्टनर छोड़ के गया उसका गुडविल का शेयर निकालना पड़ेगा। तो यहां पर भी ऐसा कोई नया तरीका नहीं है, जो आपने पहले सीखा हुआ रिटायरमेंट के अंदर वही है। बस इसमें ना लैंग्वेज के अंदर गुडविल की कैलकुलेशन करने के लिए वो अपना ही तरीका निकाल के दे देगा। तो जो दे देगा वो निकाल के कर देंगे, उसमें दिक्कत क्या है, ठीक है। जैसा बोलेगा वैसा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हो जाएगा टॉपिक भी अपने पास। देन उसके बाद हमें बनाना पड़ेगा दैट इज प्रिपरेशन ऑफ
डिजीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब जो रिटायरमेंट के अंदर आपने सीखा उसमें हम क्या बना रहे थे, पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट के टाइम पे सबका बना रहे हैं हम लोग, जो पार्टनर पुराने बचे वो भी, छोड़ के गया वो भी। लेकिन इस वाले चैप्टर में हम किसका बनाएंगे, केवल और केवल जो पार्टनर छोड़ के गया केवल उसका अकाउंट बनेगा। इसका रीजन ये है कि भैया उसके बैलेंस हमें कैलकुलेट करना पड़ता है कि भैया जब वो छोड़ के गया उस डेट तक का कितना हिसाब किताब बना, और वो हिसाब किताब हमें बताना पड़ता है। किसको बताओगे, उसके परिवार वालों को। तो नॉमिनीज बोला जाता है, बट यहां पर आप क्या बोलोगे अकाउंट्स में, उसे बोला जाता है एग्जीक्यूटर। तो उसके एग्जीक्यूटर्स को हम बताएंगे, चाहे पीछे जो भी बचाओ हमारे लिए वो एग्जीक्यूटर ही है। ठीक है, तो वो कैसे बताओगे आप, जब आप प्रॉपरली उसका हिसाब किताब बनाओगे बाय प्रिपेयरिंग अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उस पर्टिकुलर पार्टनर का, बस। तो ये आपको एक्स्ट्रा बना के चलना है। तो इतनी सी चीजें आपको बना के चलनी है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर चैप्टर से। हालांकि इसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी देखने को मिलता है जो बिल्कुल सेम रिटायरमेंट की तरह है, जैसे रिटायरमेंट में था सेम वैसे ही है। रिवोल्यूशन भी देखने को मिलेगा, बिकॉज अब पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो रिवोल्यूशन ही बनेगा। रिवोल्यूशन भी सेम वैसे ही बनेगा जैसा बिल्कुल सेम ऐसा है। मैंने जो डाटा आपके सामने लिखा यहाँ पर वो डिटेल्स लिखी है मैंने आपको, जो डिटेल्स एक्स्ट्रा हैं आपका रिटायरमेंट से, ये वो चीजें आपके सामने। बाकी जो रिटायरमेंट में था मैक्सिमम चीजें सेम देखने को मिलती हैं। डन। तो आ जाओ सीधा सबसे पहले टॉपिक के ऊपर, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और आपका गेनिंग रेशियो के हिसाब से कि वो हमें कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो ये टॉपिक तो आपका आज ही खत्म कर लेंगे, सारे के सारे, कुछ है ही नहीं करने के लिए, जैसा रिटायरमेंट में था सेम वैसा ही है। इसके ऊपर अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने का भी मतलब बनता नहीं है। ठीक है, तो मुझे बताओ, क्वेश्चन पढ़ते रहो, क्या क्या लिखा हुआ है पहले पॉइंट में। राम, दीपक, राम और सौरभ पार्टनर्स दिए हुए हैं। अब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 1/2, 2/5 और 1/10। थोड़ा अतरंगी सा दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, सेम कर लेंगे। डिनोमिनेटर सेम करो, हो गया हमारे पास 5, 2 और 1। ये हमारे पास क्या हो गया, ओल्ड रेशियो। क्वेश्चन ने क्या बोला, कह रहा है टू फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स इफ सौरभ डाई। कह रहा सौरभ जी निकल लिए, अब बताओ इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना बचेगा। तो जैसा रिटायरमेंट में था, जो गया उसको हटाओ और जो बचा वही आपका क्या हो जाएगा, नया रेशियो। लो जी, सॉल्यूशन नंबर 1 का आंसर आपने मुझे बता दिया। क्या बना आपके पास, ओल्ड रेशियो गिवन है आपके पास, आपने ठीक कर लिया था, कितना आया था 5, 2 and 1। सौरभ इज द लास्ट पार्टनर, इसे हटाओ तो जो बचा यही आपके पास क्या हो गया, न्यू रेशियो, और यही आपके पास क्या हो गया, गेनिंग रेशियो विच इज 5:2। तो ये आपका आंसर। ठीक है, कितना काम कर लोगे क्या, अच्छा ओके, तो 2, 4, 1, 5, 4, 1 आएगी वैल्यू। ठीक है, तो ये वाला 4 कर देते हैं, तो ये आपका 5:4 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट करो। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट निकालो इसका। चलो देखो, केस नंबर, क्वेश्चन नंबर 2, पॉइंट नंबर 1 क्या दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन में सिंपल सा पॉइंट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, केस नंबर 1 में। डिटेल से अगर आप ढंग से पढ़ोगे ना आंसर आराम से निकल जाएगा। तो क्या लिखा है, शिव, मोहन और हरि पार्टनर्स हैं। रेशियो क्या है, 5, 5 और 4। मोहन की डेथ हो गई है, उसका जो शेयर है वो दोनों ने लिया है बराबर। किसने लिया, शिव ने और हरि ने बराबर बराबर शेयर एक्वायर कर लिया। अब इस क्वेश्चन को डील करने का सिंपलेस्ट तरीका क्या होता है, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ क्या, न्यू रेशियो। तो जरा देखो कैसे निकालते हैं, सिंपल, पार्टनर ओल्ड शेयर माइनस या फिर प्लस, जो भी एडजस्टमेंट आपको करवानी है वो डाल देना। देन उसके बाद लास्ट में क्या निकल के आ जाएगा, न्यू शेयर निकल के आएगा आपका ये वाला, और वहां से रेशियो निकाल लेंगे। तो देखो पार्टनर्स के नाम क्या है, शिव, मोहन एंड हरि। ओल्ड रेशियो क्या है, 5/14, 5/14 एंड 4/14। हु इज अ पार्टनर, जो चला गया, मोहन चला गया, बीच वाला पार्टनर। तो ये गया, इसका शेयर हटाओ, जब ये छोड़ के गया तो इसका शेयर कितना हो जाएगा, कंप्लीट 0। जितना था इसके पास उतना कंप्लीट माइनस 0 हो गया। अब इसका शेयर किसको मिला, दोनों को मिला, बराबर मिला। किस रेशियो में मिला, इक्वल मिला। तो 5/14 इंटू में 1/2, मतलब 5/14 का आधा इसको मिल गया और आधा किसको मिला, आधा इसको मिल गया। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, आधा आधा इस टोटल का यहां पे निकाल के दे दिया। देन आगे मैथमेटिक्स है आपकी, तो क्या करोगे आप, सिंपल 5/14 प्लस 5/28, और यहां भी क्या लिखेंगे हम, 4/14 प्लस 5/28।
नाउ सॉल्व इट। नॉर्मल एलसीएम कितना आता है 28 एंड देन 28, कितनी वैल्यू आ रही है 10 प्लस 5, ये कितना आएगा 15/28, और ये कितना आएगा 8 प्लस 5, ये कितना आ गया 13/28। अच्छा ये आंसर सही है या गलत है कैसे पता लगेगा, आंसर देख के, और आंसर एग्जाम में मिलेगा। हाँ भाई दोस्त से पूछ लेंगे, दोस्त से क्यों पूछना है, चेक कर लो ना, 15 और 13 को प्लस करो, बराबर आ रहा है क्या, हो गया 28 ही आ रहा है ना सिंपल, इन दोनों प्लस करके, और आंसर में नीचे 28 ही लिखा हुआ तो मैच हो गया, मतलब ठीक है आंसर डन। तो दिस इज इट, इस तरीके से आपको। और एक केस कौन सा है आपका न्यू प्रॉफिट का, केस नंबर 2, दो ही केस होते हैं, एक केस जहां पर क्वेश्चन ये बताएगा कि पार्टनर जो छोड़ के गया या जिसकी डेथ हो गई है उसका शेयर किसने कितना कितना लिया, वो ये वाला केस है, और एक केस जहां वो बताएगा ही नहीं तो हम क्या मानते हैं उसे हटाओ, बीच में जो बचा वही न्यू आपका और वही आपका गेनिंग पोर्शन डन। अच्छा इस पूरे पार्ट में अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा गेनिंग रेशियो भी निकालो, तो गेनिंग रेशियो कहां है, जिस रेशियो में इन पार्टनर्स ने उसका शेयर एक्वायर किया दैट इज इक्वल, कितना है इक्वल लिया ना, तो जो इक्वल गिवन है ना ये वाला इक्वल, यही आपका क्या गिवन है, दिस इज अ गेनिंग शेयर, दैट मींस 1:1, ठीक है, तो 1:1 आपका गेनिंग रेशियो निकल के आ जाता है, ठीक है भाई, हो गया। चलो इसको लिखो और फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन स्टार्ट करो नेक्स्ट। चलो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट। देखो क्या करना है आपको, कैलकुलेशन करनी है न्यू शेयर की, तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो या फिर न्यू शेयर कैसे निकालोगे आप, सिंपली पार्टनर, देन उसके बाद ओल्ड प्लस और माइनस जो भी एडजस्टमेंट करनी है वो डाल दो, लास्ट में क्या मिल जाएगा आपके पास न्यू शेयर। तो पार्टनर्स के नाम ए बी एंड सी, ओल्ड रेशियो क्या है 4/9 एंड देन 3/9 और उसके बाद 2/9, कौन एक्सपायर हुआ सी, तो सी का शेयर जितना भी था सारा जीरो कर देंगे, 2/9 माइनस पूरा। अब इसका शेयर इन दोनों को मिला, किस रेशियो में मिला, क्वेश्चन ने बोला ए ने एक्वायर किया सी के शेयर का कितना 4/9, और बाकी जो बच गया वो किसने ले लिया बी ने ले लिया, तो बी ने कितना लिया 2/9 का बचा हुआ हिस्सा, कितना आएगा बचा हुआ हिस्सा 5/9, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। आगे का मैथमेटिक्स का सारा, तो क्या करने वाले हैं हम लोग 4/9 प्लस 8/81, और ये वाला 3/9 प्लस 10/81, ठीक है, किसी को एलसीएम में तो प्रॉब्लम नहीं है, देखो अगर है तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं, देखो अगर है तो बता दो, नहीं बताओगे तो वैसे दिक्कत है, सॉल्व तो वैसे ही नहीं होने वाली, ठीक है। देखो क्या करना है 81 और 9 का एलसीएम कितना आएगा, जो बड़ी वाली वैल्यू है क्या छोटे वाले टेबल में आती है, बिल्कुल आती है, जो बड़ी वाली वैल्यू वही आपका एलसीएम हो गया, दैट इज 81। अब क्या करेंगे 81 को पहले 9 से डिवाइड करेंगे, 9 आ रहा है 9 4 जा 36 और प्लस 8, ये 81 कट जाएगा तो ये सेम आएगा, देन उसके बाद दोबारा से सेम, तो 9 को 81 को काटेंगे 9 इंटू में 3 दैट इज 27 प्लस 10, तो कितनी वैल्यू आ रही है वाली 44 डिवाइड बाय में 81, और ये 37 डिवाइड बाय 81, नई रेशियो कितनी आ गई तुम्हारे पास, न्यू रेशियो 44:37, कटेगा तो है नहीं, तो सेम वैल्यू आ रही है, तो ये कैसे कट जाएगा, ठीक है। इसमें गेनिंग रेशियो कैसे निकालोगे, क्वेश्चन में हाँ वैसे निकाल सकते हो, या फिर आप एक काम करो ना सीधा सीधा, जो ये वाला पोर्शन है आपके सामने, ये वाला दिया हो ना, ये वाला ये गेनिंग ही तो है, इस वाले में कॉमन हटा दो, कॉमन क्या है 2/9 कॉमन है, इसे हटाओ बीच में से, तो जो बचेगा ये 5:4:5, ये आपका गेनिंग पार्ट है, हो गया हमारा पार्ट, ठीक है डन। चलो ये सब क्लियर हो गया, अब चले अगले टॉपिक के ऊपर, बिकॉज यहां तक तो बिल्कुल सिंपल बिकॉज रिटायरमेंट का रिवीजन चल रहा था एक तरीके से देखा जाए तो, अब हम चलने वाले हैं दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के ऊपर। अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में एग्जैक्टली सेम ये वाला टॉपिक भी वैसा ही है जैसा हमने रिटायरमेंट में किया, 2-4 क्वेश्चन एक आधे क्वेश्चन में डिफरेंट तरीके से दे रखा है, बस वो वाले क्वेश्चन करवा दूंगा, बाकी क्वेश्चन सेम है। तो पहले एक तरीके से रिटायरमेंट का रिवीजन के लिए क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक्स वाई और जेड पार्टनर्स है हमारे पास, 3:1 का क्या दिया हुआ है रेशियो दिया हुआ है,
द फर्म क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। हर साल बुक्स पे खत्म हो रही है 31 मार्च को। अब क्वेश्चन में बोला गया है जेड जो है वो वाई एक्सपायर हो गया। कब एक्सपायर हुआ है? 30 जून को। कितने महीने इसने हमारे साथ काम किया? 30 जून को एक्सपायर हुआ। कितने महीने? 3 महीने। अप्रैल पूरा, मई पूरा और जून पूरा, तो 3 महीने इसने हमारे साथ काम किया। ठीक है, इसके बाद कहता है वाई की डेथ हो गई है। जिस दिन वाई की डेथ हुई है उस डेट पर गुडविल ऑफ द फर्म हमारी कितनी है? 60,000। तो इस 60,000 में से हम वाई को शेयर देंगे गुडविल का। ठीक है, आगे जेड का शेयर इन प्रॉफिट्स, जेड का शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ was to be calculated on the basis of previous year profit which is 1.5 लाख। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या बोला? जेड का शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है वो पिछले साल के प्रॉफिट को बेस मानकर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब हम करंट ईयर का पूरा प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं? अभी नहीं कर सकते, क्योंकि हम देखो जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना वो हम कब कर रहे हैं? ये हमारा टाइम फ्रेम है। हमारा जो करंट ईयर चल रहा है वो चल रहा है अप्रैल वाला। तो 1 अप्रैल 2024 से लेके कब तक का? 31 मार्च 2025 तक का। ये हमारा जो बंदा है वो यहाँ चला गया। 3 महीने इसने हमारे साथ काम किया और 30 जून को इसने हमारे को छोड़ दिया और चला गया 24 में। तो हम ये डिस्कशन कब कर रहे हैं? इस डेट पर। तो हमें इस डेट पर क्या करना है? वाई का सारा सेटलमेंट अमाउंट कैलकुलेट करना है कि भैया वाई को कितना पैसा देना है उसके एग्जीक्यूटर्स को जो उसका बनता है। तो इस डेट पर आप क्या पीएनएल अकाउंट बना सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज पीएनएल अकाउंट क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो आपकी, जो कब बनेगी? फाइनल ईयर खत्म होने के बाद, मतलब यहां पे। तो आप अगर उसके एग्जीक्यूटर्स को ये बोलोगे कि भैया देखो 9 महीने बाद हमारा अकाउंट बनेगा, उस अकाउंट को बनने के बाद जब पीएनएल अकाउंट बनेगा प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा, उसमें से आपके बंदे का 3 महीने का प्रॉफिट जो बनेगा वो हम आपको दे देंगे। क्या जाती नहीं है? एक तो बंदा चला गया उसका, ठीक है, और आप उसको बोलो 9 महीने वेट करो। क्यों करो? हम क्या करेंगे? हम अब यहां पर यूज की जाएंगे क्या? एजम्पशंस। तो हमने क्या एज्यूम किया? हमने ये बोला कि भैया काम करते हैं, हमारा बिजनेस का जो स्ट्रक्चर है ना वो एग्जैक्टली सिमिलर ही तो है पिछले साल के, ज्यादा चेंजेस तो हुए नहीं है। तो एक काम करते हैं, पिछले साल कौन सा था हमारे पास? पिछला साल था हमारे पास 1 अप्रैल 2023 से लेके 31/3/2024 वाला, यही दिया था हमारे पास पिछले साल वाला। तो हमें काम करते हैं, इस साल का कुछ ना कुछ प्रॉफिट आया होगा ना, कुछ तो कमाया होगा इस साल हमने। तो इस साल का जो भी हमने नेट प्रॉफिट कमाया हम उसको मान लेते हैं कि ये सेम प्रॉफिट हम इस साल भी कमाएंगे। एजम्पशन, केवल एजम्पशन ले सकते हैं हम तो, या तो वेट करवाओ, वेट तो करना पॉसिबल ही नहीं है। तो अकाउंट, तो हमारा पार्टनरशिप अकाउंटिंग क्या बोलता है? वेट नहीं, आप एक काम करो, पिछले साल को बेस मानो और जो पिछले साल कमाया ये 1.5 लाख, इसी को आप अप्लाई कर दो किसमें? करंट ईयर में। आप ये मान के चलो कि करंट ईयर का प्रॉफिट भी कितना है? 1.5 लाख ही है। अब पॉइंट ये आता है, जब हम सेम प्रॉफिट को अप्लाई कर रहे हैं तो ये 1.5 लाख जो है वो कितने टाइम का है? 12 महीने का है। तो यहां पर जब ये अप्लाई हुआ तो ये भी कितने महीने का होगा? 12 महीने का होगा। तो जब आप प्रॉफिट की कैलकुलेशन करोगे फॉर वाई, जो रिलीज पार्टनर हमारा है, उसके लिए कितने हम प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो उसी को सीखना है। ये समझ में आता अभी? ठीक है, अब देखो हम क्या करने वाले हैं, हम सॉल्यूशन में वाई का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे। पहले एक काम करते हैं, जो पता लग रहा है वो निकालते रहो। तो वाई का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालोगे आप? तो हम क्या करने वाले हैं, हमने प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को बेस मान लिया। हमने ये माना भाई पिछले साल के प्रॉफिट को ही हम करंट ईयर का प्रॉफिट मान लेते हैं। अब जैसे ही मैंने इसे माना तो ये 12 महीने का है, तो पहले तो मुझे इसे 3 महीने में लेके आना पड़ेगा। कैसे लाओगे? बाय मल्टीप्लाइंग 3/12। परफेक्ट। अब जैसे ये 3 महीने में आ गया, अब इसके अंदर से वाई का शेयर निकाल लो बस, क्योंकि जो छोड़ के गया उसी का शेयर दोगे ना आप, तो उसका शेयर कितना बनता है? 2/6। देन तो जो अब कैलकुलेशन आएगी तुम्हारे पास वो क्या आने वाली है? वो आपका एक्चुअल प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो यहां से भैया ये कट गया 2 और ये 2 से 2 कट गया, तो ये कितना बचा? पूरी वैल्यू कट जाएगी। तो कितनी वैल्यू आ रही है तुम्हारे पास? कितनी आ रही वैल्यू? हाँ, टोटल वैल्यूएशन बताओ। 1 और 3 आएगी वैल्यू 30, 12,500 रुपए। ठीक है, दैट मीन्स कितना निकल के आया? 12,500 रुपए का क्या मिला? उसका शेयर आ गया वाई का, कि भैया वाई को हम कितना देंगे? उस एग्जीक्यूटिव्स को 12,500 देंगे। ठीक है,
अब उसके बाद और क्या देना है मुझे, वाई को गुडविल भी देनी है कि भैया वाई को कितने शेयर ऑफ गुडविल दी जाएगी, तो गुडविल निकालो। टोटल फर्म की गुडविल कितनी है वैल्यूड वाली, 60,000 रुपए। अब देखो जो 60,000 की गुडविल है, ये 60,000 में सभी पार्टनर्स का शेयर है, जो पार्टनर छोड़ के गया वाई है उसका शेयर कितना बनता है 2/6। इस 2/6 में टाइम फ्रेम लगाओगे, 3 महीने काम किया ना हमारे साथ, लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि गुडविल जो है आपके करंट ईयर के एफर्ट्स पे एप्लीकेबल ही नहीं है। क्या गुडविल आपकी एक साल में बनती है क्या? ये तो पिछले सालों की मेहनत का फल है। पास्ट में कुछ एफर्ट्स किए गए हैं जिस पूरे टाइम वाई हमारे साथ अवेलेबल था, केवल 3 महीने थोड़ी बनी है गुडविल, ये पिछले काफी साल लगे हैं, तो इसके ऊपर टाइम पीरियड आपको नहीं लगाना। क्लियर? तो जितना अमाउंट आने वाला है डायरेक्टली हम कितना अमाउंट लिख लेंगे, सीधा 20,000 रुपए, और ये किसको दिया जाएगा, वाई को दिया जाएगा। अब आपको इन दोनों की एंट्रीज को फ्रेम करना है, क्वेश्चन एंट्रीज भी मांगी है, तो एंट्रीज कैसे फ्रेम करोगे? देखो अब जब एंट्रीज फ्रेम करते हैं तो मैक्सिमम बच्चे ना एंट्री याद करना शुरू कर देते हैं, याद नहीं करनी हमें एंट्री, हमें समझना है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। डेट कौन सी आएगी, जिस डेट को बातचीत चल रही है, तो बैठ के बातचीत चल रही है हमारी किस डेट पे, 30 जून को। तो भाई सारी एंट्रीज वगैरह कब चलेंगी आपकी, 30 जून को। तो यहां क्या लिखोगे आप, डेट पर्टिकुलर LF, रुपीज डेबिट, रुपीज क्रेडिट, यहां लिखेंगे 2024 30 जून। ठीक है, पहले करो गुडविल की एंट्री या प्रॉफिट कोई भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, तो गुडविल कर लेते हैं। गुडविल की जो एंट्री होती है कौन सी होगी, सेम जो रिटायरमेंट में करी, सेम वही, क्या थी, गेनिंग टू सेक्रीफाइस, G2S। ठीक है, तो G2S मतलब एंट्री, गेनिंग कौन कर रहा है, X और Z, Y तो गया, तो जो भी पैसा है गुडविल का वो किसको मिलेगा, इन दोनों को मिलेगा, इसका शेयर मिलेगा, तो ये दोनों पैसा देंगे ना, इसको पैसा कितना मिलेगा, वाई को 20। ये किस रेशियो में लिया जाएगा, एक्स और जेड से, इनकी गेनिंग रेशियो में। तो गेनिंग रेशियो क्या आएगी, 3:1। जो गया वो कौन है, ये गया, तो इसे हटाओ, तो बचा क्या, 3:1, वही आपका गेनिंग और वही आपका न्यू। तो 20,000 रुपए इस रेशियो में डिवाइड करके हम ट्रांसफर मार देंगे, 15 और 5,000 रुपए, हो गया हमारा काम। अब बैलेंसिंग फिगर में क्या, ये नरेशन में क्या लिखोगे आप, बीइंग गुडविल एडजस्टेड, जो गुडविल का अमाउंट था वो हमने एडजस्टमेंट करवा दिया और हमारा काम खत्म, या फिर बीइंग शेयर ऑफ गुडविल क्रेडिटेड टू आई अकाउंट, जो भी लिख लो नरेशन में, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब एक और बात बताओ, अब इसमें जो अकाउंट, जो प्रॉफिट वाला पार्ट है, 12,500 प्रॉफिट भी देना है ना, कैसे दोगे उसकी एंट्री, वाई का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा, इसका मतलब वाई को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट या डेबिट, क्रेडिट करना पड़ेगा। कैपिटल क्या होती है बिजनेस के लिए, लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी बढ़ेंगी तो कहां जाएंगी, क्रेडिट साइड पे। तो क्या लिखोगे अगर आप सेम डेट पे, यहां लिखेंगे टू वाइज कैपिटल अकाउंट। अच्छा पैसा देना है ना इसे, तो एक बात बताओ कौन सी डेट आएंगी, वो दूसरा अकाउंट, कौन से अकाउंट से पैसा दोगे आप, ऊपर पीएनएल। देखो पैसा जब देने की बारी आती है ना, किसी भी पार्टनर को पैसा देते हैं हम, तो उसके लिए अकाउंट यूज होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेकिन एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनेगा, पीएनएल अकाउंट के बाद बनेगा, और पीएनएल अकाउंट कब बनेगा, साल के एंड में बनेगा, एंड तो आया ही नहीं अभी तक। तो प्रॉफिट एंड लॉस होगा या नहीं होगा, ये एक सस्पेंस है, फ्यूचर का तो पता नहीं ना हमें कि फ्यूचर में क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, सस्पेंस में चल रहे हैं, तो हम क्या डाल देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट खोल दो। क्या लिखोगे इधर आप, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट, कि हमें नहीं पता भैया पीएनएल में प्रॉफिट होने वाला है या फिर सस्पेंस या आप लॉस होने वाला है। तो यहां क्या लिखोगे आप, बीइंग प्रॉफिट क्रेडिटेड टू पाई कैपिटल अकाउंट, दैट्स इट। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन। 3 नंबर के लिए परफेक्टली डिजाइन क्वेश्चन है, ठीक है, कितना आपको काम करना है ये लिख लो। हाँ जी देखो ये क्वेश्चन का वर्ड है। अब गुडविल की कैलकुलेशन है, क्वेश्चन क्या करता है, अपने अतरंगी तरीके बताएगा, कह नहीं गुडविल जैसे आप कैलकुलेट करते आए हो ना वैसे नहीं चाहिए हमें, हमें एक अलग तरीका चाहिए गुडविल को कैलकुलेट कर, नया तरीका याद करके लेके आएंगे, नया ऐसे करो, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन, हमें उससे मतलब ही नहीं है, हम जानते ही नहीं क्या होता है, हम ऐसे बोल रहे हैं ऐसे करो। और ये हम कौन है, पार्टनर्स ही हैं।
पार्टनर्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि कोई भी घटना घटेगी ऐसी रिटायरमेंट वाली या फिर डेथ वाली, ऐसा जरूरी नहीं। और हाँ एक चीज और, ये जरूरी नहीं है कि ये डेथ में ही आएगा, रिटायरमेंट में भी आ सकता है, क्योंकि गुडविल की कैलकुलेशन के लिए पार्टनर्स अपने तरीके से कुछ भी बना सकते हैं ना, क्योंकि पार्टनर्स की फर्म है। पार्टनर्स भाई कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पार्टनरशिप डीड में डाल सकते हैं कि भैया गुडविल हमारे तरीके से कैलकुलेट की जाए। तो क्वेश्चन में पढ़ो एक बार, क्वेश्चन नंबर 7, ये अलग तरीका वही वाला है। तो इसमें लैंग्वेज के अंदर आपको पकड़ना पड़ेगा गुडविल को, कि गुडविल पार्टनर्स किस तरीके से चाहते हैं। क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, एग्जाम में मैक्सिमम टाइम इस तरीके का क्वेश्चन फ्रॉम द डेथ चैप्टर डाला जाता है टीचर्स के द्वारा, ठीक है। तो मेक श्योर कि आपका फोकस अभी इस बोर्ड पे रहना चाहिए, ताकि क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो मिस ना हो। 3 नंबर का क्वेश्चन मिलता है वाला, ठीक है। क्वेश्चन में देखो, लैंग्वेज में मिलेंगी सारी चीजें, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं कि आपको सेम, आपको लगता है गुडविल हम सीख चुके हैं वैसे तो मिल जाएगा, नहीं मिलने वाला। तो केवल लैंग्वेज में क्या लिखा है, PRS पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 4, 3 एंड 1, ठीक है। 4, 3, 1 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिल गया। नेक्स्ट क्या लिखा है, अब यहां से इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा है, पार्टनरशिप डीड में एक बात लिखी हुई है, क्या लिखा है, दैट ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर, कह रहा किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसका जो गुडविल का शेयर है इज टू बी वैल्यूड, उसको वैल्यू किया जाएगा, किस बेसिस पे वैल्यू किया जाएगा, एट 1/2 ऑफ द नेट प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग लास्ट 4 ईयर्स। अगर आपने ये लाइन क्रैक कर ली ना, ये वाली यहां से लेके यहां तक की, तो आपका गुडविल का शेयर आप निकाल लोगे। इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में ये है कि जितना भी प्रॉफिट हमने उसे पिछले 4 सालों में दिया, ये कैसे पता लगा दिया, क्रेडिटेड, कि मैंने उसके अकाउंट में क्रेडिट क्या करूंगा, प्रॉफिट ही क्रेडिट करूंगा। तो जितना मैंने उसे पिछले 4 सालों में प्रॉफिट दिया उसका आधा क्या है, गुडविल है। इतनी सी लाइन का मतलब है और कुछ नहीं है। 1/2 मतलब आधा, क्या आधा, नेट प्रॉफिट, जो भी मैंने उसके अकाउंट में क्या किया है, क्रेडिट किया है, कितने सालों में, लास्ट 4 ईयर्स में। तो मुझे ये पता लगाना पड़ेगा पहले कि पिछले 4 सालों में हमने उसे कितना दिया। तो नीचे देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, आर की डेथ हो जाती है कब, बिल्कुल साल के स्टार्टिंग में, ये प्लान्ड डेथ है, मर्डर लग रहा है तो ये पहले दिन निपटा दो इसे। तो 1 अप्रैल को निपटा दिया इसे, ताकि ना इसको दिक्कत हो ना हमें दिक्कत हो, ठीक है। आ जाओ नीचे, फर्म का प्रॉफिट दिया हुआ है पिछले 4 सालों का। लो जी, पहले से इंफॉर्मेशन दे दी कि पिछले 4 सालों में हमने कितना कितना कमाया। पहले साल में कमाया 1,20, दूसरे साल में 80, फिर कमाया 40, फिर कमाया 80, 4 साल में इतना कमाया 80,000। अब इसमें आ जाओ नीचे, क्वेश्चन में क्या लिखा है, पहले पॉइंट में, डिटरमाइन द अमाउंट दैट शुड बी क्रेडिटेड टू आर इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज गुडविल। पहले पॉइंट में निकालना है कि कितना पैसा आप गुडविल का उसे दोगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उसी का एंट्री भी दिखा दो, एडजस्टमेंट एंट्री जो हम करते हैं गेनिंग टू सैक्रिफाइस वाली, वही एंट्री डालनी है। तो एक काम करते हैं, हम एक चीज चेक करेंगे कितना पैसा मुझे उसे देना पड़ेगा, तो निकालते हैं। चलो आ जाओ पॉइंट में। तो पहले एक काम करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 7, तो यहां लिखेंगे हम अमाउंट क्रेडिटेड टू, कौन है ये हमारा, कौन गया था, आर, अमाउंट क्रेडिटेड टू आर्स अकाउंट इन लास्ट 4 ईयर्स। पिछले 4 सालों में कितना पैसा आपने उसे दिया, कैसे निकालोगे आप, चारों साल के प्रॉफिट को ऐड कर लो, बहुत सिंपल है ना। पिछले 4 साल में हमने कितना कमाया, 1,20 कमाया पहले, फिर कमाया 80,000 रुपए, फिर कमाया 40,000 रुपए, फिर कितना कमाया 80,000। इस टोटल में से हमने उसको कितना दिया होगा, आधा। कैसे पता लगा, आधा थोड़ी दिया है, 3/8 दिया है, उसका शेयर कितना है, 3/8 दिया है। इस टोटल का कितनी वैल्यू आ रही है, उसका शेयर कितना है आर का, 3/8 है, ठीक है। तो कितना आ रहा है टोटल 1,00,000, 3,20,000 आ रही है वैल्यू वाली। अब 3,20,000 में से हम उसे कितना दे रहे हैं, 3/8, वैल्यू कितनी आ रही है, 1,20,000। मैंने अभी क्या निकाला है, मैंने केवल ये निकाला है कि भैया मैंने उसे 4 साल में कितना दिया, मैंने गुडविल नहीं निकाली, मैंने बस ये कैलकुलेट किया 4 साल में हमने उसे कितना दिया। अब क्वेश्चन ने मुझे क्या बोला था कि भैया जितना भी आपने उसे दिया उसका आधा जो है वो उसका शेयर ऑफ गुडविल है। दैट मींस आर की गुडविल कितनी है, इसी अमाउंट का आधा, तो कितना आएगा, इसका हाफ मतलब 1/2, तो कितना हो गया ये 60,000 रुपीज। पहले पॉइंट का आंसर आ गया। अब क्वेश्चन है अगले पॉइंट में और क्या मांगा है मुझसे, उसने बोला जनरल भी करके दिखाओ। तो ये हमारा जो सेकंड पॉइंट है ये आपका ए का आंसर हो गया एक तरीके से देखो तो आप। देन बी के पॉइंट में आंसर में क्या बोला था, भैया मुझे एडजस्टमेंट एंट्री भी करके दिखाओ। तो चलो एडजस्टमेंट एंट्री भी कर देते हैं। डेट
एक एंट्री है तो भी फॉर्मेट तो बनाना ही है। हाँ जी, गुडविल के लिए मांगे तो गुडविल की एंट्री करोगे आप। जितना मांगा जाए उतना ही काम करो, फालतू काम करने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। हाँ, आर आर गेन नहीं कर रहा, आर सेक्रीफाइस छोड़ के जा रहा है, तो आर छोड़ के जाएगा तो किसको फायदा होगा? पी और एस को। किस डेट पर? 2024 1/4, तो पी और एस टू आर, ठीक है। कितना पैसा मिलेगा आर को? 60,000। अब ये 60,000 किस रेशियो में बटेगा? 4:1, बिकॉज गेनिंग रेशियो आपकी जो बचे हुई है वो गेनिंग बन जाएगी, और वही आपकी नई रेशियो, रीजन नई रेशियो गिवन नहीं है आपको, इसीलिए तो इसको किस रेशियो में डिवाइड करोगे आप? 4:1 में, तो ये 48,000 रुपए इसके हो गए और 12,000 रुपए इसको फायदा मिलेगा, तो ये निकाल के दे देंगे। तो यहाँ क्या लिखोगे आप? बीइंग गुडविल, क्या किया हमने? ये एडजस्टमेंट करिए ना, यहाँ लिखेंगे एडजस्टेड, ठीक है। दिस इज इट, ये हमारा सॉल्यूशन, ये भी खत्म, ठीक है जी। ये लिख लो क्या। तो देखो इस एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार एक राजा होता है, अखंड अमीर इंसान, बहुत अमीर, अंत लेवल का अमीर इंसान। वो बंदा जब मरता है ना तो अपने मंत्री को बुलाता है सामने, लेके आता है, भाई साहब आ जाओ, सारी सभा बिठाई जाती है, आ जाओ। अब मंत्री जी सामने आया सारे साथ, तो बोलता है आ जाओ, मेरे मरने के बाद मैं चाहता हूं मेरी 3 इच्छाओं की पूर्ति की जाए। कह रहा बताओ महाराज कौन सी इच्छा है? कह रहा मेरी पहली इच्छा कि जब मैं मरूं, ठीक है, तो जब मैं मरूंगा तो क्या होगा कि भाई तुम मेरे को जिस रोड से लेके जाओगे ना, वो जो रोड है, वो रोड सोने की होनी चाहिए, और उसमें आभूषण, डायमंड वगैरह सब कुछ लगे होने चाहिए प्रॉपर तरीके से, बढ़िया तरीके से, ठीक है। वो रोड ऐसी होनी चाहिए। दूसरी इच्छा कि जब तुम मुझे लेके जा रहे होगे तो जो लोग मुझे लेके जाएंगे ना, जो लोग 4 लोग मुझे मेरा कॉफिन उठाएंगे, ठीक है, वो 4 लोग दुनिया के बेस्ट डॉक्टर्स होने चाहिए, दुनिया के बेस्ट डॉक्टर 4, वो लोग मेरी अर्थी को कंधा देंगे 4 लोग, और मुझे ग्रेवयार्ड तक लेके जाएंगे। तीसरी विश, वो बोलते हैं कि भैया मेरे जब तुम लेके जाओगे तो कॉफिन में से ना मेरे दोनों हाथ ना बाहर होने चाहिए। तीसरी इच्छा। अब सारे मंत्री बोलते हैं भाई साहब मतलब महाराज जी किस कैसी अतरंगी सी इच्छाएं हैं आपकी? कह रहा मेरी अतरंगी सी इच्छाएं नहीं है, इन इच्छाओं में एक छोटा सा मैसेज है। मैं इन लोगों को बताना चाहता हूं कि दुनिया में आपके पास अखंड पैसा हो, कितना ही पैसा आपके पास अवेलेबल है, लेकिन आपके पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स होने के बाद भी आपको जब जाने का टाइम आएगा तो वो भी बचा नहीं पाएंगे आपको। दूसरा, आपके पास कितना भी पैसा होगा वो सारा यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा, आप साथ में कुछ भी लेके नहीं जा सकते। तीसरी इच्छा, मेरे हाथ ऊपर मैं इसलिए रखवा रहा हूं ताकि देखने वाले लोगों को पता लगे कि जब दुनिया में तुम जाओगे खाली हाथ जाओगे, लेके कुछ साथ नहीं जाने वाले। तो इसीलिए किसी भी बात पर घमंड वमंड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सोच के रखो जो है आज है, अपने आज को परफेक्ट बनाओ, ठीक है जी। हाँ